Hi everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. So now after making strategy videos for psychology, English and accounts, I've come up with my business studies strategy video which helped me score 93 on 100 in BST. Now I'll be sharing my strategy कैसे मैंने पढ़ाई करी थी and what are some answering tips या answer writing tips which helped me gain slightly more marks than other people. क्योंकि theory में ये चीज़ तो बांध के रख लो, presentation का खेल होता है सारा, क्योंकि पढ़कर सब आते हैं, कौन कितना अच्छे से अपनी बात को रख पाता है और explain कर पाता है, that makes up your marks. ठीक है. So without any further ado, let's just dive into it direct. कैसे एक्चुअली पढ़ाई करनी है. बुक 1 और बुक 2 ट्रस्ट मी इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन आई से इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों, मैं भी जानती हूँ. एक में इतने सारे चैप्टर्स हैं और एक में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, तो हमें देखकर लगता है कि यार ठीक है, जो प्रीवियस वाली बुक है उसको छोड़ देते हैं, ये 4 चैप्टर्स पढ़ के हमारे पास इजीली उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है. बट नो, दैट इज नॉट द केस. अब आप एक बात समझो, 4 चैप्टर इतने लेंदी, इतने हेक्टिक और इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करते हैं आपकी कि इट बिकम्स रियली हेक्टिक फॉर यू. उसमें से आपने एक चैप्टर करा, आप दोबारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं करते, आपको बहुत टायरिंग लगता है. यू कैन नॉट डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. बट चैप्टर 1 जो है वो इतना फ्लो में है, इतना कनेक्टेड है दैट यू लाइक गोइंग थ्रू इट कि ठीक है, अच्छा ये पढ़ा, अब इसके बाद ये है, इसके बाद ये है. जो पूरा प्रोसेस है उसको समझने में इतना अच्छा लगता है. यू आर स्टडीइंग इट एक्चुअली थोड़ा सा अटेंशन देकर और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. और फर्स्ट बुक जो है आपकी वो इतनी ईजी है समझने के लिए, उसमें इतना ज़्यादा बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, वो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो और उसमें मार्क्स गेन करना इज वेरी वेरी ईजी. जो बुक 2 में थोड़ा टफ होता है, बट वही एक कौन है उसका कि उसमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको अवॉइड करते हैं यूजुअली. मैंने भी बहुत टाइम तक किया था, टिल आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये तो इक्वली बात है, या तो मैं ये कर लूँ या मैं ज़्यादा हेक्टिक करके एक दिन लगा के एक चैप्टर कर लूँ. ठीक है. सो लेट अस नाउ बिगिन. दोनों ही बुक को कैसे पढ़ना है. बुक 1 इज़ वेरी 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 सिंपल. उसमें बस आपको कहीं भी पॉइंट्स मिक्स नहीं करना है. फर्स्ट चीज़ यही है, कहीं भी पॉइंट्स मिक्स मत करना कि आपने स्टाफिंग का पॉइंट डायरेक्टिंग में लिख दिया. मतलब एक होता है ना, क्वेश्चन आया आपके पास, नाउ इट्स आस्किंग यू स्टाफिंग के पॉइंट्स लिखना. ठीक है. स्टाफिंग का कुछ क्वेश्चन आया, अब आप उसमें डायरेक्टिंग का पॉइंट घुसेड़ दोगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को लगेगा कि यार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसने तो सारे प्रोसेसेस को मिक्स कर रखा है, सारे स्टेप्स मिक्स कर रखे हैं. तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है. अच्छे से ध्यान रखना कि जो चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है उसी चीज़ का आपको आंसर लिखना है. अब उस चीज़ को बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग. थियोरी सब्जेक्ट्स में रीडिंग प्लेज द की रोल. जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा थॉरली विल रिवाइज कि अच्छा ये टॉपिक इस चैप्टर को बिलोंग करता है, ये चैप्टर को ये चैप्टर को ये. ठीक है. हर एक स्टेप के प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हर स्टेप का मतलब 5 स्टेप्स में से आपके 2 स्टेप्स के तो प्रोसेसेस पूछे ही जाते हैं हर बार एग्जाम में. हमेशा ये चीज़ होगी, केस स्टडी में आपको आएगा, पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टेप परफॉर्म कर रहा है, जो भी मैनेजर है या वर्कर है, जो भी है. ठीक है. मैनेजर है या आपका टॉप मैनेजमेंट का कोई बंदा है, अब वो ये चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या चाहेंगे कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करेक्ट करो कि प्लानिंग हो रही है, स्टाफिंग हो रही है, डायरेक्टिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, क्या हो रहा है. डू नॉट कंफ्यूज द आंसर प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग में लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग का प्लानिंग में लिख रहे हैं, नहीं. ठीक है. बी प्रिसाइज, क्योंकि अगर आइडेंटिफाई सही करोगे तभी सही प्रोसेस स्टेट कर पाओगे. प्रोसेसेस के तो बहुत सारे एक्रोनिम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो तो याद हो जाता है और बहुत सिंपल भी होता है एक्सप्लेन करना. बट क्योंकि हम मिक्स कर देते हैं, मैं ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग के स्टेप्स लिख के आऊंगी तो मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे ना. सो कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ तो करके जा बन लो. ठीक है. देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक फॉर MCQs, क्योंकि हर स्टेप से एक ना एक MCQ बनता है. ठीक है. एक ना एक या 2 MCQs तो बन ही जाते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं. जस्ट द केसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई कर लिया, अगर समझ में आ गया कि ठीक है, क्योंकि MCQs में भी केस स्टडीज़ के थ्रू MCQ पूछा जाता है, तो अगर वो कीवर्ड पकड़ लोगे, इतना रीडिंग आपका होना चाहिए, इतना स्ट्रांगली आपको उसको प्रिपेयर रखना है हर चैप्टर को कि आपको पता हो अच्छा ये वर्ड इस पैराग्राफ से मेरे पास उठकर आ रहा है. ठीक है. वो कर लोगे तो MCQs तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. प्रिंसिपल्स इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो हमेशा पूछा जाता है, या तो केस स्टडी में केस स्टडी में भी पूछा जाता है और डायरेक्टली आपसे प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं कि ये वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, हेनरी फ्योल का ये वाला एक्सप्लेन करो. ठीक है. FW टेलर का ये वाला एक्सप्लेन करो. वो डायरेक्टली भी आपसे मांग लेंगे. वो चैप्टर स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी. वो तो मतलब आपको फ्री के मार्क्स है ना. उसमें कुछ टफ है, कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, और हमेशा वो आता है. ठीक है. तो वो हमें करना ही करना है. प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स, अच्छा अब मेरे 93 क्यों रह गए. एक सिलीएस्ट एरर बता देती हूँ मैं क्या करके आई थी, जो मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ था. व्हाट आई डिड वाज, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कम्युनिकेशन का कि उसमें मुझे कम्युनिकेशन के शुरू के 5 स्टेप्स एक्सप्लेन करने थे. ठीक है. नाउ व्हाट आई डिड वाज, मेरे दिमाग में उसका डायग्राम है, फ्लो चार्ट है कि ऐसे ऐसे है. अब उस फ्लो चार्ट में मैं उसके अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ. ठीक है. मुझे ये स्टेप बताना है. मैं भूल गई कि एरोज के ऊपर जो इनकोडिंग और डिकोडिंग लिखा हुआ है, दैट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. वो उसके साथ का ही पार्ट है. तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली सेंडर, मैसेज, रिसीवर ऐसे करके और नॉइज तक मैंने शायद ऐसे लिख दिया था कुछ. तो आई स्किप्ड इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसके मेरे मार्क्स कट गए, जो मुझे बहुत बाद में पता चला. अच्छा मैं ये करके आ गई हूँ पूरा एकदम. आई वाज सो हैप्पी, मेरा BST का बहुत अच्छा हुआ है यार एंड एवरीथिंग. सिर्फ 1 या 2 MCQ थे, इसमें आई वाज डाउटफुल. ठीक है. और उसमें भी मतलब
क्या बोलूँ अब मैं, ठीक है, ये बहुत ही सिली एरर था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। तो माइंडेड कोई प्रोसेस में कुछ भी स्टेप मिस मत करना, अच्छे से याद करके जाना। मेक एक्रोनिम्स, मेक योर ओन थिंग, एकदम फ्लो चार्ट को याद रखना। ऑब्वियसली फ्लो चार्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसे मत कर लेना कि 2 चीज़ों में से ब्लैंक हो जाए, जैसे मेरी हो गई थी, ठीक है। सो डू माइंड दैट। एंड देन कुछ टॉपिक्स हैं जैसे टाइप्स ऑफ प्लान्स हो गया, या प्रोसेसेस हो गए, वो तो मैंने बता ही दिया। प्रिंसिपल्स हो गए, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इन द लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि उनको चाहिए आप एक सीरीज में बता दो चीज़ें, ठीक है। एक चैप्टर 2 में भी पॉइंट है जिसमें वो डिविजन्स है, डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन्ड है कि कैसे प्लानिंग कमेटी दूसरी होती है, एग्जीक्यूटिंग दूसरी होती है। आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द टॉपिक क्योंकि बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, बट हाँ वो वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दिस प्रिंसिपल्स का मैंने बता दिया। नाउ लेट्स जंप टू बुक 2, क्योंकि बुक 1 इतना ही है, बहुत सिंपल फ्लो में है, बस समझना है, फ्लो चार्ट्स याद रखने हैं, प्रोसेसेस याद रखने हैं, आइडेंटिफिकेशन का पूरा खेल है, वो अच्छे से कर लोगे तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, एकदम सॉर्टेड है सब, ठीक है। देन बुक टू आपकी बहुत हद से ज़्यादा रीडिंग रिक्वायर करती है, स्पेशली द 3rd चैप्टर जो पूरा मार्केटिंग वाला है, जो पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब चीज़ उसमें जो इतना ज़्यादा डिटेल में है, और थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन एंड मार्क्स गए, ठीक है। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, इतनी सी दोनों चीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि बस ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग वाला है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। प्राइसिंग वाला टॉपिक इज ऑलवेज आस्क्ड, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो भी है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग ईच एंड एवरी स्टेप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और हर चीज़ के फैक्टर्स जो भी हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आते ही आते हैं। इतना ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है ये। एक MCQ जो आपका EPS फाइन करने वाला होता है उसको तो एकदम रट के जाना, क्योंकि एक लौता MCQ है, आएगा और नहीं करके गए, वो आएगा तो डायरेक्ट 4 या 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है, और वो नहीं करके गए तो डायरेक्टली आप खुद समझ रहे हो कितने ज़्यादा मार्क्स आप लूज कर रहे हो, ठीक है। उस बुक के लिए कोई टिप नहीं है, बस उसको पढ़ते जाओ, कोई एंड नहीं है उसका। इतना ज़्यादा उसको दिमाग में बिठा लो कि यू डू नॉट मिक्स अप, यू डू नॉट फॉरगेट एनी हेडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है BST में, ठीक है। अभी आंसर राइटिंग के टाइम पे बताऊंगी मैं वो चीज़, ठीक है। तो हेडिंग्स मिस नहीं करनी है। केस स्टडीज़ भी सबसे ज़्यादा उन्हीं चैप्टर से बनती है, 6 मार्कर्स, ठीक है। तो केस स्टडीज़ का ध्यान रखते हुए क्या हेडिंग्स पुट करनी है, कैसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उन कीवर्ड्स को जब बुक में मार्क करके रखोगे तभी एग्जाम में आपको हाईलाइट होगा, अच्छा हाँ ये मैंने इस टॉपिक में मार्क किया था। तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ माइंडेड, ये चीज़ बहुत लेट समझी थी मैंने और हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स ने, कि कैसे एक्चुअली बिजनेस स्टडीज़ में आंसर लिखते हैं, क्या एक्चुअली कीवर्ड होता है, किसी को नहीं पता था, बहुत लेट समझ में आया था, ठीक है। तो उन बुक्स से आपको बस हेडिंग्स बहुत अच्छे से करनी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बहुत अच्छे से करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल द डिसीजंस, जो भी डिसीजंस हैं उसमें, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, जितने भी हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देन फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्टेप है डीमेट अकाउंट वाला, वो वाला सब समझ आओगे, ट्रेडिंग प्रोसेस बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आई वुड से जो मार्केटिंग वाला पूरा चैप्टर है उसमें आपका क्या बोलते हैं, जो स्टेप्स है सारे, हाउ डू यू एक्चुअली डेवलप अ प्रोडक्ट, मतलब जो भी है उसमें स्टेप्स जो गिवन है प्रॉपर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें प्राइस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मेरे हमेशा क्वेश्चन आया, प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो, हमेशा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो वो अच्छे से करके जाना है। एंड वो चैप्टर तो ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, उसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। द ओनली ईजी चैप्टर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, लिटरली कुछ 7-8 आपकी चीज़ें हैं, जो 7-8 राइट्स हैं, वो अच्छे से पढ़ के जाओ, एकदम उनके साथ थॉरो रहो कि ये आया तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। कुछ ऐसे राइट्स है जैसे राइट टू बी हर्ड हो गया और राइट टू रिड्रेसल हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में जब केस स्टडी आती है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे रिड्रेसल की बात है, यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली सुनने की बात है कि आपको सुनवाई हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे केस स्टडीज़ की, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना प्रिसाइजली उनको रीड करोगे, बहुत छोटे में एक्सप्लेन है राइट बुक में, तो उसकी डिटेल में खुद जाकर पढ़ो कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें उसमें एनलिस्ट होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होती है, ताकि आपको आंसर जब आए, केस स्टडी जब आए, उसमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा राइट कहाँ अप्लाई हो रहा है। उस चीज़ को अच्छे से करके जाओगे एंड दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड। वो बहुत इजी चैप्टर है और उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इज इमेजेस, उसमें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले में सबसे ज़्यादा इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमेजेस आती है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजुअली, तो इमेजेस अच्छे से करके जाना। BST की सारी बुक 1 की हो चाहे बुक 2 की हो, इमेजेस आपको रटी रटाई होनी चाहिए कि ये चीज़ दिखा रही है, क्योंकि MCQs में इमेजेस हमेशा आती है, ठीक है। भले 1 आए भले 2 आए, बट आती है, ठीक है। वो अच्छे से करके जाना है। अब कैसे याद रखनी है, मैंने बताया हेडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा एक चैप्टर, मैंने बताया आपको कि बुक 2 का एक चैप्टर पढ़ते इतना ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा, लगेगा कुछ याद ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। ये फिनिश जो चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपने डिटेल में पढ़ा, पहले तो पढ़ते हुए पॉइंटर्स बनाओ, कीवर्ड्स जो हैं उनको एज पॉइंटर्स उस हेडिंग के अंदर लिखो, ताकि आपको याद रहे कि अगर ये लाइन उठ के आती है मेरी केस स्टडी में तो आई हैव टू राइट अबाउट दिस पॉइंट,
ठीक है, ये जब करोगे तब जाके आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन होना स्टार्ट करेगी टू स्कोर वेल इन BST। ये कर रहे हो, देन व्हेन यू कंप्लीट अ चैप्टर देन अब आपको क्या करना है, पूरा फ्लो चार्ट खुद से बनाओ, कहीं और का उठाया हुआ फ्लो चार्ट मत लो, रजिस्टर खोलो, बुक बंद करो, स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट वेरी हेडिंग ऑफ योर चैप्टर स्टार्ट करो, फ्लो चार्ट बनाना प्रॉपर्ली स्टार्ट करो। अच्छा, इसके ये 3 स्टेप्स हैं, इसके ये पार्ट्स हैं, इसका ये है, इसमें ये चीज़ें हैं, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिखो, उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन मत करो, पॉइंटर्स सारे मत लिखो, बट सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखो। आपको खुद को समझ में आएगा आपने क्या चीज़ अटेंशन से पढ़ी है, क्या चीज़ आपको एक्चुअली याद है, क्या चीज़ नहीं याद है। जो चीज़ मिस आउट करते हो उसके बाद उसको वापस से जाकर थॉरोली एक बार रीड करो एंड देन एड इट इनटू दैट फ्लो चार्ट। और फिर जब भी एग्जाम आ रहा है, एग्जाम क्या, डेली कोई ना कोई एक चैप्टर मर्जी से उठा लो कि क्या जिस चैप्टर के मेरे को सारे पॉइंटर्स पढ़ने, इतना सा चीज़ आप कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा हेल्प होगा आपको टू प्रिपेयर, बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को याद कर पाओ। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट कम्स योर आंसर राइटिंग टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये चीज़ अच्छे से समझ लो, जो भी थ्योरी पेपर है, इको में बेसिकली IED है, या आपका साइकोलॉजी है, या आपका इंग्लिश है, ठीक है, BST है, इन सब में प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। हर इंसान वो हेडर्स और सब हेडर्स याद करके जाएगा, नॉट हर इंसान बट मोस्टली एवरीबॉडी वाज अपियरिंग फॉर द एग्जाम। उनका मेन पॉइंट ये होता है कि यार हेडर्स मैं याद कर लेती हूँ, लिख अंदर अपना दूंगी जो भी है, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है, ठीक है, ये चीज़ तो हर कोई करता है। अब वो ही हर चीज़ डज नॉट वर्क फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि बहुत प्रिसाइज आंसर, बहुत प्रिसाइज कंटेंट इज रिक्वायर्ड इन BST एंड उसको कैसे प्रेजेंट करके आप लिखते हो, कैसे आप अपनी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को अच्छे से सेपरेटली दिखा रहे हो, कैसे फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, दैट इज व्हाट हेल्प्स यू गेन मार्क्स, दैट इज व्हाट हेल्प्स यू एक्चुअली स्कोर गुड इन BST। ठीक है, अब द थिंग इज BST में जब आप आंसर लिखते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी लैंग्वेज बुकिश होनी चाहिए या आपको एकदम कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जब आप कीवर्ड्स लिखोगे तभी एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है इसने बुक से पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ रिफ्रेशर नहीं, इसने NCERT से पढ़ा है। NCERT के कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूनम गांधी काफी लोग यूज करते हैं, बट NCERT स्किप बिल्कुल मत करना, वरना MCQs तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, और जो आपको केस स्टडीज आ रही है उसकी आइडेंटिफिकेशन तो फिर भूल ही जाओ। ठीक है, अच्छे से NCERT करनी है। NCERT के कीवर्ड्स की लाइंस लिखोगे अगर आप अपने आंसर में, एक्सप्लेनेशन में, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, मेक सेपरेट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन करना सीखो, क्या चीज़ मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे, मतलब हमारा हाउ आर सर टॉट अस टू राइट द आंसर्स। जैसे मान लो आप कोई भी फैक्टर के बारे में बता रहे हो विच अफेक्ट्स योर फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप बता रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर फैक्टर आपने उठाया, मे बी रिस्क, ठीक है, तो पहले उसको इंट्रोड्यूस करो, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एंड देन स्टार्ट कि वो कैसे एक्चुअली अफेक्ट करता है। अगर आपके पास केस स्टडी की जगह रैंडमली वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो पुट एन एग्जाम्पल योर सेल्फ, खुद से एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करो। जितना अच्छे से आप, जितना डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर पाओगे विद इन द वर्ड लिमिट, उतना ही ज्यादा स्कोर यू विल गेट अ बेटर स्कोर। ठीक है, फ्लो चार्ट्स बना लेना। फ्लो चार्ट्स आपको खुद को भी एग्जाम में हेल्प करते हैं। आपने एक बार ही क्वेश्चन पढ़ के एक फटाफट से फ्लो चार्ट बना लिया, यू योरसेल्फ विल रिमेंबर कि ठीक है ये चीज़ मैंने लिखी है, ये चीज़ मैं स्किप नहीं कर रही, मैंने ये भी ऐड कर लिया। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छे से करना, फ्लो चार्ट्स बना लेना। केस स्टडी सॉल्व करते टाइम बहुत ज़्यादा अटेंटिवली रीड करना है। जैसे ही वो लाइन आ जाए ना कि यार ये है, इस लाइन का यहाँ पे ये हेडिंग आएगी, ठीक है, लाइन आपको हिट हो जाती है कि ठीक है ये NCERT से है और इसमें मुझे इस टॉपिक के बारे में लिखना है, उसको हल्का सा डॉट लगा के रख लो कि उसको स्किप ना कर दो, लिखते टाइम आंसर एक्चुअली उसको अच्छे से बहुत अटेंटिवली रीड करो। केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करते टाइम, अभी जब आप प्री बोर्ड्स के लिए करोगे, मॉक्स के लिए करोगे, केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्कर्स होती हैं एंड बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है। सो डू टेक केयर दैट यू सॉल्व देम वेरी एक्यूरेटली, वेरी अप्रोप्रिएटली एंड कोट द लाइन्स वेर एवर रिक्वायर्ड। कोट नहीं करोगे तो मार्क्स कटते हैं। ठीक है, कोट करना, जहाँ पर केस स्टडी की बात है, केस स्टडी के थ्रू ही उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना जो आप लिख रहे हो, जो हेडिंग्स आप लिख रहे हो उनको एक्सप्लेन उन केस स्टडी के एग्जाम्पल के थ्रू ही करना, तो वो और बेटर होता है, दैट यू आर एक्चुअली एनालाइजिंग इट। ठीक है, देन बी प्रिसाइज विद द कंटेंट, कुछ भी अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखना। जो चीज़ आपको एक्चुअली NCERT में समझाई गई है या जो एक्चुअली रेलिवेंट है वो ही लिखना, इधर उधर की कहानी मत लिखना। लैंग्वेज बुकिश नहीं बट एक्सप्लेनेटरी और थोड़ी सी फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर MCQs एंड केस स्टडीज थोरो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल के लिए कौन सा लाइन यूज़ किया जाता है, कौन सा स्टेप के लिए कौन सा लाइन यूज़ किया जाता है। स्टेप्स की आइडेंटिफिकेशन यूजुअली उसके प्रोसेस से होती है या उसकी डेफिनेशन से होती है। तो वो चीज़ समझोगे कब, जब रीडिंग अच्छे से करोगे, जब पॉइंटर्स बनाओगे, जब कीवर्ड्स ध्यान होंगे, तो वो चीज़ करनी है और करनी ही पड़ेगी। कितना भी मैं एम्फेसिस कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ आप नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे, स्किप कर दोगे, आपको करनी ही पड़ेगी। तब आपको लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जब आपको गलतियाँ भी दिखती है। ठीक है, अब जब गलतियाँ कर रहे हो, मेक श्योर यू गेट अ नोट ऑफ इट कि ठीक है ये वाली चीज़ में मैंने ये चीज़ मिस करी थी, उस टॉपिक को उसी टाइम दोबारा जाके रीड करो ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि ठीक है ये वाली चीज़ थी जो अब मैंने कर ली है, अब उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉपर्ली टेबल बना के अच्छे से लिख कर आओ, डिफरेंसेस की बेसिस, देन द 2 थिंग्स इन विच यू हैव टू डिफरेंशिएट। ये करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थ्योरी का पेपर बचपन से देते आ रहे हो,
जस्ट मेक श्योर हाउ यू कैन प्रेजेंट वेल बाय मेकिंग फ्लो चार्ट्स, बाय मेकिंग टेबल्स, बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, जो भी चीज़ें, ठीक है, एंड यू विल डू वेरी वेरी गुड इन BST में 90+ लाना इज नॉट अ बिग डील, इट्स रियली रियली ईजी. जस्ट बी थोरो विद योर NCERT, बी थोरो विद द keywords, and be thorough with the headers and the explanation that you have to write. Okay, so I'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.